हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर से हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो ये आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर 3 हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, वैद्युत रसायन कहते किसे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि वैद्युत रसायन आखिर क्या है। तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। परिचय: रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आपकी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे, जैसे आपकी लाइट है, लाइट आई, लाइट में कौन सी होती है, वैद्युत ऊर्जा। हमने उससे अपनी क्या करी, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली, तो वैद्युत ऊर्जा किस में बदल गई, रासायनिक ऊर्जा में बदल गई। इसी तरह हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी को हमने किस में लगा दी, चार्जर में, चार्जर से उसमें क्या फिल हुई, करंट फिल हुआ, वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित हुई, तो वैद्युत ऊर्जा मोबाइल की बैटरी में जाकर किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी रासायनिक ऊर्जा में बदल गई। तो जो भी चीज है जिसे हम चार्ज कर कर वैद्युत ऊर्जा देकर रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो वही क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अब रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे, जैसे आपके घड़ी के सेल होते हैं, एक बार चार्ज होते हैं और फिर क्या करते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते रहती हैं। दूसरा रेमनॉट के सेल, एक बार हम उन्हें चार्ज करते हैं लेकिन वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते रहते हैं, वैद्युत ऊर्जा का कार्य करते रहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे हम इन्वर्टर की बैटरी को देख लें, जैसे हमने इन्वर्टर की बैटरी को क्या दिया, वैद्युत ऊर्जा दी, तो वो हो गई, चार्ज हो गई। लेकिन जो हमने उसे वैद्युत ऊर्जा दी है, तो इन्वर्टर की बैटरी में रासायनिक ऊर्जा इकट्ठी हो गई है। अब लाइट चले गई तो घर में अंधेरा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर जो रासायनिक ऊर्जा बैटरी के अंदर इकट्ठी हुई थी, इन्वर्टर से जो बैटरी चार्ज हुई थी, वो उस रासायनिक ऊर्जा को इकट्ठा करके वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है और हमारे घर में उजाला सवेरा हो जाता है, बल्ब वगैरह जल जाते हैं। लेकिन वो किससे जल रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा से जल रहे हैं और हमारा रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है। जिस तरह हमारा मोबाइल डिस्चार्ज था तो हमने उसमें वैद्युत धारा दी बैटरी में, अब वो वैद्युत धारा बैटरी में किसमें इकट्ठी हुई, रासायनिक ऊर्जा में। अब हमने चार्जिंग निकाल दी, अब रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है, जिससे हमारा मोबाइल चल रहा है। तो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, हमारे इन्वर्टर की बैटरी थी, बैटरी डिस्चार्ज थी, उसको चार्ज किया वैद्युत धारा देकर, तो वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में इकट्ठी हो गई, यानी बैटरी में रासायनिक ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। लाइट चली गई तो रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, यानी घर के बल्ब, टीवी, एलईडी वगैरह सब जलने लगते हैं, तो वो क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो रासायनिक विज्ञान की तो यही डेफिनेशन हमारी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित का मतलब होता है बदला जाना। तो परिवर्तित किया जाता है यानी बदला जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। तो इंट्रोडक्शन आप परिचय समझ गए होंगे, यानी इस चैप्टर में वैद्युत रसायन की होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। एक एक बार सही बच्चे कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन लिख दें और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और साथ साथ लिखते चले। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड क्या होती है तो मैं आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं आपके। जैसे ये आपको कोई बर्तन है, इसमें हमने एक छड़ डाल दी है, वो किसकी डाली है, इसमें छड़ डाली है कॉपर की छड़, यानी आपकी कोई सरिया है जो लेंटर वगैरह में डालते हैं, जैसे लोहे की सरिया डलती है लेंटर में, इसी तरह ये कॉपर की एक छड़ है। तो इस कॉपर की जो छड़ को हमने डुबोया, इसके अंदर एक बिलियन है, बिलियन में डूबी है। अब वो बिलियन किसका है, वो बिलियन भी आपका क्या है, वो बिलियन है आपका कॉपर सल्फेट का, यानी कॉपर का ही बिलियन है वो, ठीक है। तो कॉपर की छड़ को किसके बिलियन में डुबोया गया है, कॉपर सल्फेट के। इसी तरह आपका एक और बीकर, एक और बर्तन है, इसमें हमने एक और छड़ डाल दी है, जो छड़ है वो जिंक की है, किसकी है, जिंक की। इसके अंदर बिलियन भरा हुआ है, ये डूबी हुई है छड़, ये किसमें डूबी हुई है, ये आपकी जो छड़ है वो डूबी हुई है जिंक सल्फेट के बिलियन में। तो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं।
अब जहाँ छड़ है आपकी, छड़ पे प्लस भी आवेश हो सकता है या माइनस भी आवेश हो सकता है। ऐसी आपकी ये छड़ है, इस पर प्लस हो सकता है या माइनस, दोनों में से एक आवेश हो सकता है। इसी तरह जो जिंक की छड़ है, इस पर प्लस आवेश हो सकता है या माइनस आवेश हो सकता है। लेकिन जो बिलियन है, बिलियन पर इसकी विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। जब छड़ पर प्लस है तो जो बिलियन है उस पर माइनस होगा। अगर छड़ पर आपका क्या है, माइनस आवेश है, माइनस, तो जो बिलियन है उस पर क्या होगा, प्लस। अगर आपका छड़ पे प्लस है तो बिलियन पे माइनस, और अगर छड़ पे माइनस है तो बिलियन में प्लस। यानी अगर छड़ पे प्लस तो बिलियन में माइनस आवेश, और बिलियन में माइनस आवेश तो छड़ पर प्लस, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पॉजिटिव होगा बिलियन में तो छड़ पे माइनस, और छड़ पे माइनस होगा तो बिलियन में पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट क्या है, आपका लवण है, लवण का विलयन है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है, यानी छड़ कॉपर की है तो जो लवण का विलयन हो वो कॉपर के ही लवण का हो। अगर छड़ जिंक की है तो जो विलयन हो वो जिंक के ही लवण का हो। तो डेफिनेशन क्या बनी, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर विलयन की विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। विपरीत प्रकृति का मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया था, यानी विलयन पे प्लस है तो छड़ पर माइनस आ जाएगा। अगर छड़ पर माइनस है तो विलयन पर प्लस आ जाएगा। अगर छड़ पे प्लस है तो विलयन पे माइनस, अगर विलयन पे प्लस है तो उस पर माइनस आ जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, दूसरे का विपरीत हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो अब डेफिनेशन पढ़ने एक बार, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो ये धातु की छड़ थी, इसे इसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया। ये धातु की छड़ थी, इसे इसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया गया है, हाँ, मैं कोई भी डेफिनेशन आपको रटाता नहीं हूँ, समझाता हूँ, और वो भी आपको उदाहरण देकर। यानी डेफिनेशन कोई रटने वाली नहीं बनाता, मैं जो भी बनाता हूँ थ्योरी वो आपको समझा कर बनाता हूँ। यानी या कोई थ्योरी होगी, फॉर्मूलेस होगी, तो थ्योरी ये इससे बनी है जो मैंने आपको ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट करा है, ये प्रयोग बताया गया। नहीं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो जो थ्योरी होती है मैं आपको कोई भी रटाऊंगा नहीं, ये केवल समझाऊंगा। अगर आप समझेंगे तो आप थ्योरी खुद ब खुद बना देंगे। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ये धातु की छड़ थी, इसे इसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया, तो धातु पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। यानी जो ही बात है, अगर विलयन पर प्लस है तो धातु पर माइनस, अगर विलयन पर माइनस है तो धातु पर क्या आएगा, प्लस आ जाता है। तो धातु पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। अगर विलयन पर 2 प्लस है, अगर तो छड़ पर भी कितना होगा, 2 प्लस, यानी छड़ पे आपका माना प्लस के 2 आवेश है तो विलयन पर माइनस के 2 आवेश आ जाएगा। अगर इस पर प्लस 3 आवेश है छड़ पर तो विलयन पर माइनस 3 आवेश आ जाएगा, यानी बराबर आ जाएगा। तो धातु पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो सेलों में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो हमारे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है इलेक्ट्रोड, एक होता है कैथोड। अब बात करते हैं एनोड पे क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है, ऐसा समझ लो। पहला जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है हमारा एनोड। एनोड तो एनोडों पर जो होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। एनोड पर इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने जाते हैं, एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। जैसे आपका कोई जिंक था तो एनोड पर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो जिंक ने क्या करा, जिंक +2 बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दिए। तो जिंक पर +2 आया, +2 का आया क्योंकि इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो एनोड पर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो अगर आपको एनोड की अभिक्रिया पहचानी है तो इलेक्ट्रोड आपके 2 होते हैं, एनोड और कैथोड। जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है इस पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ये आपको समझना चाहिए। ये कौन सी अभिक्रिया है, आपकी एनोड इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया है। तो एक बार सुन लें, एनोड किसे कहते हैं, एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और एनोड पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण होता है। अब बात करते हैं हम कैथोड की। कैथोड इसके विपरीत होता है। कैथोड पर जो होता है वो आपका
इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं अपचयन, जिसे हम बोलते हैं अपचयन, और इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। ठीक है। तो कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जैसे आपका Cl थे, 2Cl था, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन आपके ग्रहण करे। कौन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, जो आपके जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे। तो आपके जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो उसने ग्रहण कर लिए। तो आपका क्या बन गया, 2Cl माइनस। ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी, कैथोड। और कौन सी है आपकी, अपचयन। तो एक और बात सुन लें, आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर आपके इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो जिंक था, जिंक ने +2 चार्ज लिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, +2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीकरण। तो एनोड इलेक्ट्रोड जो करता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य करता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने को हम कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं कैथोड की। जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करता है, और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसे हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो 2Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, कौन से करे, जो आपके जिंक ने त्यागे थे। और जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो उसने ग्रहण कर लिए, क्या बना दिया, 2Cl माइनस बना दिया। तो जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उस अभिक्रिया को हम अपचयन बोलते हैं। और वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया कैथोड इलेक्ट्रोड पर आपकी होती है। जैसे एक और एग्जांपल सुने, ये जो जिंक और 2Cl है वो पूरा जो कंपाउंड था जिंक Cl2 था, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ऐसे टूटता है, Zn + 2 2Cl माइनस। तो इस पर जिंक पे +2 क्यों आया था, वो इसलिए आया था कि किसने एनोड पर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए थे 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गायब हो गए, यहाँ पर जो गायब हुए हैं वो ये है 2Cl माइनस है, जो यहाँ पर इसने ग्रहण कर ली है। तो वो यही अभिक्रिया थी जो हम जैसे टूटते हैं जिंक +2 2Cl माइनस, समझ गए। जिस तरह NaCl है आपका, NaCl को हम तोड़ते हैं Na + Cl माइनस। अगर हम इसकी कौन सी अभिक्रिया लेके, कैथोड अभिक्रिया लेके, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली, तो कैसे होगी, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागा वो कौन ग्रहण कर लेगा, Cl। तो Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, Cl माइनस बना दिया। तो आपके समझ में आ गई होगी। तो आपका जो एनोड होता है इस पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागने को ऑक्सीकरण कहते हैं, बस याद रखना है आपको। और कैथोड जो होता है उस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड विभव धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। तो जो धातु की छड़ होती थी, धातु की छड़ कौन सी होती थी, ये कोई विलयन था आपका। जैसे विलयन हमने किसका ले लिया, कॉपर सल्फेट का, ये बताया था मैंने आपको। तो जब किसी धातु की छड़ होती है, उसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते थे हम। जैसे ये छड़ काय की आपकी कॉपर की है, तो कॉपर की छड़ को हम किसके विलयन में डुबोएंगे, कॉपर के लवण के ही विलयन में डुबोएंगे। तो उसको हमने जो डुबोया वो कॉपर के लवण के ही विलयन में डुबोया। तो जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो एक आपका विलयन का विभव होता है। ये क्या है, विलयन। ये क्या है आपका, विलयन। ये विलयन का विभव है। और एक जो छड़ डूबी है इसमें कॉपर की, एक इसका विभव है, छड़ का विभव, छड़ का विभव। तो जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो विलयन के विभव तथा धातु के छड़ के विभव का बीच का जो अंतर होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो थ्योरी ये, धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी जो धातु की छड़ का विभव प्राप्त हुआ उसमें से विलयन का विभव घटा दें तो हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रोड विभव आएगा। तो धातु की छड़ का विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की।
तो इलेक्ट्रोड वेव और मानक इलेक्ट्रोड वेव की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल समान है, बस इसमें डिफरेंस क्या आता है, अंतर क्या आता है, बस इसमें एक ताप दे दिया जाता है छड़ को। जो छड़ डाली जाती है जब बिलियन का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें एक ताप दे दिया जाता है, यानी जब बिलियन का टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, बस इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के बिलियन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया जाता है, तो धातु के छड़ को हम कितने टेम्परेचर पर डुबोते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसकी और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल समान है, बस बिलियन को कितने टेम्परेचर पर डुबोते हैं, जब बिलियन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम धातु की छड़ को इस पर डुबोते हैं, तो धातु की छड़ तथा बिलियन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड वेव कहते हैं। तो एक बार और सुन लें, जब धातु की छड़ को उसी बिलियन में, उसी धातु के बिलियन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ तथा बिलियन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जैसा मानक इलेक्ट्रोड वेव कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा सेम है, बस इसमें क्या ऐड हो जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस ऐड हो जाता है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया जाता है, इस अवस्था में धातु, ये धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को, जैसे यहां पर देखा था विभव के अंतर को, उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड वेव कहते हैं। इसे ई नोट सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो जो मानक इलेक्ट्रोड वेव होता है हम कैसे दिखाते हैं, इसे ई नोट सेल, चाहे इसको इंग्लिश में लिख लें चाहे आप हिंदी में लिख लें, ई नोट सेल। तो जो मानक इलेक्ट्रोड वेव होता है हम उसे ई नोट सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपका मानक इलेक्ट्रोड वेव होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका ई नोट सेल बराबर ई नोट अपचैन माइनस ई ऑक्सीकरण। इस पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड वेव का हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप सही से समझ लें, इस पर आपको न्यूमेरिकल आते हैं। तो ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट अपचैन माइनस ई नोट ऑक्सीकरण। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में कैसे, ई नोट सेल बराबर ई नोट अपचैन। तो अपचैन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, तो अपचैन की जगह लिख दें आप रिडक्शन, या रिडक्शन नहीं लिखें तो केवल RED लिख दें, इसका मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, शॉर्ट में। माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीकरण की जगह लिख दो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ई नोट सेल बराबर होता है आपका ई नोट अपचैन माइनस ई नोट ऑक्सीकरण। ई नोट सेल को हम सेल लिख देते हैं और ई अपचैन को रिडक्शन लिख देते हैं और ऑक्सीकरण को ई नोट ऑक्सीकरण लिख सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन तरीके से लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ई नोट सेल बराबर, आपने अभी पढ़ा था एनोड और कैथोड। एनोड पर क्या होता था, हमारे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते थे। एनोड पर क्या होता था आपके, एनोड पर हमारे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते थे, और जहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं आपके, वहां क्या होता था आपका ऑक्सीकरण होता था। क्या होता था, ऑक्सीकरण। आपको पता है एनोड पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो एनोड पर क्या होते हैं, ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड इसको उल्टा होता है आपका, कैथोड पर क्या होते थे, हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते थे, और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते थे उसे अपचयन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड हमारे दो प्रकार के होते थे, एनोड और कैथोड। तो रिडक्शन जो है ई नोट रेड है, अपचयन है, अपचयन कहाँ होता है आपको, कैथोड पर होता है, तो आप अपचयन की जगह कैथोड भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ई नोट कैथोड भी लिख सकते हैं। माइनस ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण किस पे होता है आपका, एनोड पे, तो हम इसको ई नोट एनोड भी लिख सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हमने प्राप्त कर लिए। इन तीनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो तीन फॉर्मूले हमारे कौन कौन से हो गए, एक फॉर्मूला हमारा हो गया ई नोट सेल बराबर ई नोट अपचयन माइनस ई ऑक्सीकरण, और दूसरा हो गया हमारा ई नोट सेल बराबर ई नोट रेड माइनस ई नोट ऑक्सी। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन, और दूसरा ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो मैंने तीनों बता दिए, लेकिन आप इसको याद रखना है ना, स्पीड न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो ई नोट सेल बराबर होता है आपका ई नोट अपचयन माइनस ई नोट ऑक्सीकरण। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है इसको समझे, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है। पहले हम बैटरी बनाना सीखते हैं। ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है प्लस जिंक, एरो ZnSO4 प्लस Cu। तो इसकी हमें बैटरी बनानी है।
तो अभी हमने पढ़ा था जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डाला जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक वेव उत्पन्न होता है, जैसे हम क्या कहते थे, मानक इलेक्ट्रोड वेव कहते थे। तो यहाँ पर जो एक धातु की छड़ कॉपर है और एक क्या है, जिंक है, तो हमें इनकी बनानी है, एक बैटरी बनानी है। तो आपको SO4 से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल धातु से मतलब है, कॉपर से और जिंक से। तो ये आपका Cu आ गया। यहाँ पर जो Cu है, Cu की ऑक्सीकरण संख्या +K2 है, इसकी बात अलग है ऑक्सीकरण संख्या, बस आप बैटरी बनाना सीखे। जो बैटरी बनी होती है वो आपको दी होती है, लेकिन मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ प्लस है, प्लस की जगह हम मार देते हैं एक सिलेस। ये जो तिरछी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं सिलेस, इसको बोलते हैं हम सिलेस, तिरछी लाइन को। और Zn ऐसी की ऐसी एरो, जो एरो है, एरो का मतलब होता है डबल स्लैश। अगर बैटरी बनाते हैं एरो की जगह आपको मिलेगा ऐसा करके डबल स्लैश लगा हुआ। Zn ऐसी की ऐसी, प्लस लगाए तो एक एरो, और Cu तो Zn यहाँ पर ऐसी था, यहाँ पर जो Zn की ऑक्सीकरण संख्या है +K2, और जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसकी ऑक्सीकरण संख्या है 0। यहाँ भी Zn की कितनी है, 0। तो एक बार वो सुन लें, Cu ऐसी की ऐसी, यहाँ Cu की ऑक्सीकरण संख्या 2 थी तो +K2, यानी Cu ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे। और Zn पर कोई आवेश नहीं है तो Zn की 0 है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। एक प्लस का मतलब होता है एक स्लेश, स्लेश बोलते हैं तिरछी लाइन को। एरो का मतलब होता है डबल लाइन, तो डबल स्लेश मार दिया। Zn की यहाँ +2 थी तो Zn +2, प्लस का मतलब एक स्लेश और एरो का मतलब डबल स्लेश। और जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो यहाँ C की जो ऑक्सीकरण संख्या थी वो क्या थी, 0। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन लिख के देता है, इस तरीके से, और नीचे मान लिख के देता है ऐसा करके आपको। E0 Zn +2 एरो इजिकल टू 0.50 E0 Cu +2 इजिकल टू 0.25। तो इस तरीके से आपको मान लेकर देगा E0 Zn +2 0.50 E0 Cu +2। लेकिन आपको पहचान करना है कि ये कौन सा आपका अपचयन का मान है, कौन सा आपका ऑक्सीकरण का मान है। तो आपको पता है अपचयन में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो अपचयन उसे कहते हैं जहां की होती है आपकी ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें क्या होती है, आपकी कमी आती है। और ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जहां पर क्या होती है, आपकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं रेस कर देता हूं पूरे को, फिर मैं आपको समझाता हूं। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा अभिक्रिया देखकर कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं? तो मैं समझ जाता हूँ आपको अपचयन की कैसे पहचान करेंगे और ऑक्सीकरण की कैसे पहचान करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की, यानी ऑक्सीकरण की पहचान कैसे होगी। जो आपका एरो है, एरो के इधर अभिक्रिया लिखी होती है और एरो के आपके इधर अभिक्रिया लिखी होती है। और एरो का मतलब क्या होता है, डबल स्लैश भी होता है। जैसे यहाँ पर किसी एलिमेंट की जो ऑक्सीकरण संख्या थी 3 थी, इधर जाके 4 दिख रही है, तो आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इधर आपकी 5 थी और इधर जाकर क्या हो गई 6, तो आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और इधर आपकी 7 थी, इधर जाकर क्या हो गई, आपकी 8 हो गई, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब ये हुआ अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या इधर से इधर की ओर जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है, तो क्या होगी, आपकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। अगर इधर से इधर की ओर जाने पर नंबर में वृद्धि हो रही है तो आपकी ऑक्सीकरण होगा। अपचयन इसका उल्टा होता है, अपचयन क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा का मतलब जैसे यहाँ पर किसी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या 5 थी और इधर जाकर 3 हो गई, तो आपका क्या हो गया, अपचयन। इधर आपकी 4 थी, इधर जाकर 2 हो गई, तो आपका क्या हो गया, अपचयन। इधर आपकी 2 थी, इधर जाके क्या हो गई, 0 हो गई, तो आपका क्या हो गया, अपचयन हो गया। अगर इधर से इधर की ओर जाने पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब क्या, नंबर बढ़ लिया है, उस पर चार्ज बढ़ लिया है। अपचयन का मतलब इधर से इधर की ओर जाने पर नंबर घट लिया है, तो क्या होगा, अपचयन। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पर मान लिखे होंगे। अब आपको इसको देख के पहले पता लगाना ऑक्सीकरण किसको रहा है, अपचयन किसको रहा है। तो Cu से पहले Cu पे जाओ, तो यहाँ पर Cu की कितनी थी, 2 थी, और इधर जाके कितनी हो गई है, 0। तो 2 ज़्यादा 0 कम, तो 2 से इधर की ओर जाने पर क्यों रही है, कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो आपका क्या होता है, अपचयन होता है। तो हमें पता चल गया Cu का हमारा क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। इसी तरीके से हम जे वाले Zn से इस वाले Zn पे गए, डबल स्लैश का मतलब एरो। तो यहाँ पर 0 थी, 0 से इधर गई तो 2 हो गए,
तो 0 छोटा 2 बड़ा, तो 0 से 2 क्या है, बड़ा है, तो वृद्धि हो रही है, तो आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब हम मान की कैसे पहचान करेंगे कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है, अपचयन किसका हुआ है, तो इधर देखें, तो Zn का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, तो जो मान आपका ऑक्सीकरण का है, किसका मान है, ऑक्सीडेशन का, यानी ऑक्सीकरण का। और Cu इधर से इधर की ओर जाने पर किसका अपचयन हो रहा है, Cu का, तो ये मान किसका है, आपका अपचयन का है, अपचयन, तो ये मान आपका ऑक्सीकरण का है, ये मान किसका है, आपका अपचयन का। अब हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट अपचयन माइनस ई नॉट ऑक्सीकरण। तो बहुत सिंपल सा है, बस आपको पहचान करना आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्या है, टॉपिक क्लियर हो जाए। तो ई नॉट सेल निकालना है, ई अपचयन का मान कितना दिया है हमें, देखिए अपचयन मतलब कमी आ रही है, तो कमी आई थी हमारी Cu की में, यहाँ 2 थी, यहाँ जाके 0 हो गई थी, तो Cu का मान कितना दिया है, 0.25, तो यहाँ लिखते हैं आप 0.25 माइनस ई नॉट ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण का मान कितना दिया है आपको, 0.50, तो माइनस 0.50, तो माइनस के 0.50 में था 0.25 घटा, तो आपका कितना बचा, तो ई नॉट सेल बराबर आपका बचा माइनस का 0.25, और जो आपका ई नॉट सेल क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, डी फॉर वोल्ट, ये हिंदी में लिख देना वोल्ट। तो आंसर आ गया आपका माइनस के 0.25 वोल्ट। अब इन इसका और इनका और इसका नाम क्या होता है, इसको समझना है। जो ई नॉट सेल होता है उसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, नाम याद रखना है सबके, इसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, और जो भी विभव होता है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, नाम क्या होता है इसका, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और जो आपका ई नॉट सेल होता है, वो सॉरी ई अपचयन, ई नॉट अपचयन, जो आपका ई नॉट अपचयन होता है इसका नाम होता है आपका मानक अपचयन विभव, इसको बोलते हैं मानक अपचयन विभव। और जो आपका ई नॉट ऑक्सीकरण होता है इसको कहते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। तो ई नॉट ऑक्सीकरण को बोलते हैं हम, ई नॉट ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं मानक ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव, इसको बोलते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। तो ये वाला क्वेश्चन, और ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट अपचयन मानक अपचयन विभव, और ई नॉट ऑक्सीकरण मानक ऑक्सीकरण विभव, और जितने ही विभव होते हैं उनका मात्रक वोल्ट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। एक क्वेश्चन और करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का। तो क्वेश्चन है जिंक स्लैश Sn+2 डबल स्लैश जिंक +2 Sn+2। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको हर क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ दिया होगा, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें से आपको आंसर करना है। तो आपसे निकलवाया क्या, ई नॉट सेल निकलवाया है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको देगा ई नॉट सेल, यानी ई नॉट सेल लिख के देगा, या फिर ये लिख के देगा मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें पहचान करनी है ऑक्सीकरण किसका हुआ है और अपचयन किसका हुआ है। तो पहले पहचान कर लें आप, जो मैंने आपको तरीका बताया है, फिर उसके बाद हम मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे। तो जिस पर कोई आवेश नहीं होता उस पर क्या होता है, 0। तो यहाँ पर जिंक की 0 होती, इधर जाकर के हो गई आपकी 2 हो गई, तो यहाँ पर जिंक की 0 होती, इधर जाकर के हो गई आपकी 2 हो गई। तो 0 छोटा है और 2 क्या है आपका बड़ा। अगर हम कम से ज्यादा की ओर पर जा रहे हैं तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है, आपका ऑक्सीकरण हुआ है, तो हमारा जिंक का यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। अब Sn की इधर कितनी थी, 4, और इधर जाके कितनी हो गई, 2। तो 4 बड़ा 2 छोटा, इधर जाकर क्या हो गई, कमी, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर अपचयन होगा। तो इसका क्या हुआ है, हमारा अपचयन हुआ है। तो हमारा जिंक का हुआ है ऑक्सीकरण और Sn का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो ये Zn का मान है, ये किसका मान है हमारा, ये हमारा ऑक्सीकरण का मान है। Zn का मान हमारा ऑक्सीकरण का मान है, और जो Sn का मान है ये किसका मान है, अपचयन का मान है। तो Zn का जो मान है वो ऑक्सीकरण का मान है, और जो हमारा Sn का मान है वो किसका है, अपचयन का मान है। हमें क्या निकालना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट अपचयन माइनस ई नॉट ऑक्सीकरण। तो मान पुट कर दिए, अपचयन किसका हुआ है, अपचयन हुआ है 50 का, Sn+4 स्लैश Sn+2 का। तो
तो ऑप्शन वाले का मान कितना है आपका 50 पूरा माइनस, और जो ऑक्सीजन का मान है माइनस के 100, तो ब्रैकेट माइनस के 100, माइनस का माइनस में होगा कि बन जाएगा प्लस, तो 50 माइनस माइनस प्लस 100, 100 और 50 जोड़ लें आपस में तो कितना आएगा आपका 150 हो जाएगा। तो 150 कितना हो गया 150, ई नोट सेल बराबर कितना आ गया आपका 150 वोल्ट। तो हमारा आंसर आ गया 150 वोल्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।